भूकंप यानी जीवित हानि, चारों ओर हाहाकार मचा रहता है। धरती फटती है, इमारतें गिरती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। भारी पैमाने पर आर्थिक नुकसान भी होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे भूकंप निर्माण होता है और किस तरह से उसे नापा जाता है। किसने भूकंप नापने का यंत्र विकसित किया? भूकंपीय माप के आविष्कारक चार्ल्स रिश्टर का जन्म 26 अप्रैल 1900 को हुआ था। भूकंप की तीव्रता रिश्टर पैमाने पर मापी जाती है। इस पैमाने को 1 से 10 संख्याओं में विभाजित किया गया है। संख्या जितनी अधिक होगी, भूकंप की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। बहुत से लोग नहीं जानते कि रिश्टर एक वैज्ञानिक का उपनाम है। रिश्टर उनकी मां का उपनाम है। उनके माता पिता का 2 बार तलाक हो चुका था। चार्ल्स और उनकी बड़ी बहन ने अपनी मां का उपनाम लिया और दोनों एक ही परिवार में बड़े हुए। छोटे चार्ल्स पर पारिवारिक घटनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। अक्सर उन्होंने मनोचिकित्सक से सलाह लेने के बाद डॉक्टर से दवाइयां ले लीं और उससे उबरकर उन्होंने अपना करियर बनाया। पृथ्वी का कंपन युगों युगों से होता आ रहा है। अक्सर हम इसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि यह समुद्र के पेट में है। भूकंप और उसका विनाशकारी रूप भयावह होता है। कैलिफोर्निया में विनाशकारी भूकंपों की एक श्रृंखला के कारण 1920 के दशक के दौरान वहां भूकंप विज्ञान का अध्ययन किया गया था। 1927 में कैलटेक में भूकंप विज्ञान विभाग शुरू किया गया था। चार्ल्स रिश्टर का वहां अस्थायी कार्यभार था। 1930 में जर्मन भूकंप विज्ञानी बेन्नो गुटेनबर्ग 1879-1960 को सम्मानजनक और उच्च भुगतान वाले वेतन पर विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया था। काम को दिशा मिली। चार्ल्स रिश्टर कोई महान तकनीशियन नहीं थे, लेकिन बड़ी मात्रा में एकत्र की गई जानकारी, आंकड़ों और ग्राफ का अध्ययन करने के बाद वह ठोस निष्कर्ष निकालने में निपुण थे। इस गुण को देखकर बेनो ने उन्हें लगातार प्रोत्साहित किया। यहीं से धीरे धीरे रिश्टर स्केल अस्तित्व में आया। उसके बाद कैलिफोर्निया राज्य में 5-6 भूकंप आए। तब तीव्रता के संबंध में रिश्टर शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता था। चार्ल्स रिश्टर अचानक और अप्रत्याशित रूप से सुर्खियों में आए। भूकंप विज्ञान में जमीन के हिलने को भूकंप मापी पर ग्राफ के रूप में लगातार दर्ज किया जाता है। भूकंपीय तरंगों का आयाम मापा जाता है। जब कोई बड़ा झटका लगता है तो ड्राइंग पेन तेजी से ऊपर नीचे होने लगता है। गुटेनबर्ग ने उसके लिए लघुगणकीय विधि का उपयोग करने का सुझाव दिया। परिणाम स्वरूप चार्ल्स ने 1 से 10 तक की संख्याएं दर्ज करने की एक सरल विधि विकसित की। इस विधि को परिमाण पैमाने के नाम से जाना जाने लगा। इसमें केवल 1 से 10 अंक होते हैं तथा कोई इकाई यानी यूनिट नहीं होती। 1966 में जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने मैग्नीट्यूड स्केल के बजाय रिश्टर स्केल का उपयोग करने का निर्णय लिया। स्केल शब्द से कई लोगों को लगा कि यह एक मापने वाला टेप है और चार्ल्स को बार बार इसे खरीदने के लिए कहा गया। 1960 के आसपास परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों का युग शुरू हुआ। वहां भूकंप विज्ञान का प्रयोग किया गया। परमाणु विस्फोट परीक्षणों से सिस्मोमीटर पर प्रबल संभावित तरंगें प्रकट होने लगीं। चार्ल्स रिश्टर अखबारों, टेलीविजन पर एक सेलिब्रिटी बन गए। परिणाम स्वरूप उनके साथी वर्ग में एक प्रकार की फूट बढ़ने लगी। 1960 में गुटेनबर्ग की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी पत्नी ने नाराजगी व्यक्त की कि उनके पति को उचित श्रेय नहीं मिल रहा है। इन सबको नजरअंदाज करते हुए चार्ल्स रिश्टर ने अपना काम जारी रखा। बाद में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करते समय एक भूकंप विज्ञानी की सलाह महत्वपूर्ण हो गई। सरकारी अदालतों, नए निर्माणों, बांधों और इमारतों के निर्माण में उनकी सलाह तत्काल मांगी जाती थी। चार्ल्स रिश्टर की पुस्तक एलिमेंट्री सीस्मोलॉजी आज भी संदर्भ के रूप में प्रयोग की जाती है। भूकंप को 2 शब्दों में मापा जाता है, परिमाण और तीव्रता। रिश्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने की एक इकाई है। अब परिमाण क्या है? यह एक माप है कि भूकंप के दौरान पृथ्वी के पेट से कितनी ऊर्जा निकलती है।
रिश्टर स्केल एक लघुगणकीय पैमाना है। सीधे शब्दों में कहें तो जब रिश्टर स्केल एक इकाई बढ़ता है तो ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। यानी 7 रिश्टर स्केल के झटके से निकलने वाली ऊर्जा 6 रिश्टर स्केल के झटके से 10 गुना और 5 रिश्टर स्केल के झटके से 100 गुना ज्यादा होती है। आमतौर पर अगर 6 से 6.5 रिश्टर स्केल का भूकंप आता है तो हमें ऊपरी तरफ 30 से 40 किलोमीटर तक जमीन फटती हुई नजर आती है। अगर भूकंप 7 रिश्टर स्केल का है तो 100 किलोमीटर तक जमीन फट जाती है। 8 हो तो 150 से 200 किलोमीटर तक जमीन फट जाती है। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में सबसे बड़ा भूकंप रिश्टर पैमाने पर 9 तीव्रता से अधिक था। उस समय सुनामी भी आई थी। इतने बड़े भूकंप से 1100 किलोमीटर तक जमीन फट गई। भूकंप की ऊर्जा जितनी अधिक होगी, टूटने की लंबाई भी उतनी ही अधिक होगी। भूकंप एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हम इसे रोक नहीं सकते। हम बारिश को नहीं रोक सकते, न ही तूफान को रोक सकते हैं। भूकंपों के बारे में भी यही सच है। भूकंप पहले भी आते रहे हैं, अब भी आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। लोग भूकंप में नहीं मरते, लेकिन इमारतों के नीचे दबने से उनकी मौत होती है। कैलिफोर्निया वासियों ने यह सबक सीखा। बाकी दुनिया को अभी भी जागना बाकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले और ऐसे ही ज्ञान एक्सप्लोर करने के लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल को ज्ञान कोश।